नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 20 प्रश्न, जिसमें हम तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के 5 प्रश्न, सूचना तकनीकी यानी कि जो कंप्यूटर पोर्शन है उसके 5 प्रश्न, और उसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति के 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 131 प्रश्न से। तो तार्किक प्रश्न है आपका, इसमें जो है कथन दिए होते हैं, उस पर आधारित निष्कर्ष होते हैं, और नीचे जो निष्कर्ष दे रखे होते हैं इसमें आपको बताना होता है कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं इनको आपको वेन आरेख पर आधारित जो डायग्राम होता है वो बनाकर जो है वो सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि सबसे पहला कथन लिखा हुआ है कि सभी कागज़ जो हैं वो फाइल हैं, तो आप इसको जो है वो कागज़ को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं के से, और सभी कागज़ को लेकर कहा जा रहा है तो सभी कागज़ जो है एक फ़ाइल में जो है वो आ जाएंगे, और फाइल को एफ से हम दर्शा रहे हैं। तो पहले कथन के अनुसार हो जाएगा कि सभी कागज़ जो हैं वो फाइल हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ पेन जो है वो फाइल हैं, तो कुछ पेन जो हैं, जो कि आपका एफ से मैंने लिखा था, वो फाइल हैं, और उसमें से ही जो है वो कुछ पेन है यानी पी से लिख देते हैं, जो कि जो है वो फाइल हैं। ये आपका कथन है। अब आप यहाँ पर जो पेन है और उसका जो के यानी कि आपका जो ऊपर लिखा था कागज़, उससे भी संबंध जो है वो दिखा सकते हैं, परंतु ये लिखा नहीं है प्रश्न में, तो ये या वाली कंडीशन में जो है वो चला जाता है। तो ये आपका हो गया प्रश्न यानी कि कथन। अब निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि कोई कागज़ पेन नहीं है, तो ये जो है वो कागज़ है, ये पेन आप देख रहे हैं, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई कागज़ और पेन जो है वो नहीं है, यानी आप कह सकते हैं पहला जो है वो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन कागज़ हैं, तो ये जो पेन है कुछ, और ये कोई कुछ कागज़ हैं, क्या ऐसा है? आप कहेंगे इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ पेन कागज़ नहीं है, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत लिखा हुआ है। अब नीचे हम जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये भी नहीं होगा, ना तो ये ना तो ये, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 133 कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को जो है वो क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें सूत्र लगता है, दूसरा आप नॉर्मल तरीके से इसे सोच के कर सकते हैं कि यदि 1 अक्टूबर जो है उसको जो है वो रविवार है, तो उसके बाद 8 अक्टूबर को क्या होगा, तो भी रविवार होगा, क्योंकि आपको 7-7 दिन जो है वो आगे जोड़ते जाना है, और आपका जो है वो वही जो दिन है दोबारा से आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा कि 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को जो है वो रविवार होगा, फिर 8 अक्टूबर को रविवार होगा, फिर जो है वो 15 जो है अक्टूबर उसको रविवार होगा, फिर उसके बाद जो है वो 22 अक्टूबर जो है उसको रविवार होगा, फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को रविवार होगा, और उसके बाद 30 जो अक्टूबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम महीना देखेंगे कि कौन सा है, 30 का 31 का, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है, यानी 30 अक्टूबर को 29 तक आपका रविवार गया, 30 अक्टूबर को आपका सोमवार हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, और इसी प्रकार 31 तारीख देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31 अक्टूबर को मंगलवार हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या है, 1 नवंबर, यानी कि उससे 1 दिन और आप आगे बढ़ेंगे तब 1 नवंबर को आपका बुधवार जो है वो हो जाएगा। तो उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, बुधवार जो है वो होगा। तो ये देखने में आपको कठिन लग रहा है, करना क्या है, केवल और केवल आपको 7-7 जो है वो आगे जोड़ते जाना है, और 7-7 दिन के हिसाब से आप जो भी दिन दे रखा होगा उसे इजी तरीके से निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 133 की तरफ। ये भी आपका वेन आरेख पर आधारित प्रश्न है। लिखा है नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा जो है वो वेन आरेख गाजर, भोजन और सब्जी के बीच जो है वो संबंध को सही प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले आप देखिए इन तीनों का आपस में किस प्रकार से संबंध है। तो आप कहेंगे सब्जी जो है उसमें आपका भोजन या गाजर तो ऐसा है आता नहीं है, आप कहेंगे भोजन जो है उसमें सब्जी भी आती हैं, और ये जो गाजर है ये इन सब्जियों में आता है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। तो अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार का वेन आरेख लेना है, जिसमें सबसे जो बाहरी आवरण होगा वो आपका किस में आएगा, भोजन में आएगा।
फिर आपको उस भोजन के अंतर्गत दिखाना है कि भोजन में जो है आपका सब्जियां आती हैं, यानी कि पूरा पूरा आपको उसमें जो है वो अंदर ही दिखाना होगा, कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि पूरी जो है वो सब्जी भोजन में आती है। इसी प्रकार जो गाजर है, गाजर भी आपका पूरी तरीके से सब्जी में ही आएगा, यानी कि पूरा गोला अंदर एक और जो है वो बनेगा, यानी कि सबसे बाहरी वाला जो आप गोला देख रहे हैं ये भोजन को दर्शाएगा, उसके अंदर जो आप देख रहे हैं वो जो है वो सब्जी को दर्शाएगा, और सबसे अंदर जो देख रहे हैं वो गाजर को दर्शाएगा, जो कि आप पहले ही ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे हैं। इसमें जो है पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक के अंतर्गत एक जो है वो दिख रहा है। अन्य ऑप्शन देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से संबंध हो सकता था जब आप कहते कि बाहरी वाला जो आवरण है उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं और उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये जो है आप इस प्रकार का जो वेन आरेख जो है वो बनता है। इसी प्रकार देखिए अलग अलग तरीके से जो है वो बनते हैं, कुछ का डिफरेंस होता है तो आप इस प्रकार से जो है वो दिखाते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कैटरीना 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़ी, उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो वापस मुड़ी और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली। तो वो अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर जो है वो खड़ी है। तो बस आपको इसमें क्या करना है, चित्र बनाते जाना है और आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है कैटरीना 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चली। तो आप जानते हैं उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम इधर और पूर्व इधर। अब पश्चिम दिशा की ओर चलाना है, यानी कि आप इधर से चला सकते हैं कि ये 9 किलोमीटर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर चली। फिर कह रहा है कि पश्चिम दिशा में चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी, यानी कि दाईं ऊपर होगा, दाईं ओर मुड़ी और उसके बाद कह रहा है कि 7 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ पर ये 7 किलोमीटर चली। उसके पश्चात बाईं ओर मुड़ी और उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि बायां इस तरफ हो जाएगा और ये जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो हो जाएगी। आगे कह रहा है कि फिर वापस मुड़ी और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पश्चात दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली, यानी कि वापस यहाँ पर जहाँ पर खड़ी थी वहाँ से वो वापस मुड़ी और यहाँ से वो वापस, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, वापस जो है यहाँ से 11 किलोमीटर जो है वो गई, यानी कि जितना चल के आई थी उससे और आगे निकल जाएगी और 11 किलोमीटर जो है वो चली। और 11 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ी, यानी कि नीचे की ओर जो है वो मुड़ेगी और लगभग यहाँ इसी बिंदु पर जो है वो आ जाएगी। और ये लिखा हुआ है कि दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जो है वो चली, यानी कि यही वाला जो 7 ऊपर गई थी उतना ही 7 यहाँ पर आएगी, इसीलिए वो इसी वाली लाइन पर वापस से आ जाएगी। तो आपने इतना समझा इसमें सारी जो कंडीशन है। और लास्ट में प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो वह अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर जो है वो खड़ी है, ये आपको जो है वो बताना है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन लिख लेते हैं। तो 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 4 जो है वो दे रखे हैं। देखिए जितना दूरी उसने ऊपर तय की थी उतना दूरी उसने नीचे तय करके ऊपर नीचे वाली जो दूरी 7-7 किलोमीटर की थी उसको बराबर कर लिया था। अब आपको केवल और केवल जो बाईं और दाईं तरफ दूरी तय की थी उसको ही देखना है। तो बाईं तरफ पहले 9 किलोमीटर चली थी, उसके बाद और आगे गई थी तो 8 किलोमीटर चली थी। तो 9 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि कुल 17 किलोमीटर जो है वो चली थी। वापस आते टाइम उसने कुल 11 किलोमीटर चली थी, तो 11 किलोमीटर वापस चली, 17 गई थी। तो कितना किलोमीटर का आपका डिफरेंस होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 17 में से 11 आप घटाएंगे तो आपका 6 किलोमीटर उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ी है, तो आप कह सकते हैं 6 किलोमीटर दूरी पर जो है वो खड़ी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट रीजनिंग का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और बताना है हमको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटर जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कौन सा बनाया जा सकता है। ई देखिए तो आपका ई एन यहीं दे रखा है, टी देखिए तो यहाँ दे रखा है, ई देखिए यहाँ दे रखा है एक और आर जो है ये यहाँ दे रखा है। तो एंटर शब्द जो है ऊपर दिए गए जितने भी शब्द थे उनसे जो है वो बनाया जा सकता है, जबकि एंट्रेंस, मूवमेंट और डोमिनेंट ये तीनों जो है वो नहीं बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ का यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जितनी बार ई यहाँ पर आया उतनी बार ई यहाँ पर भी जो है वो आना आवश्यक होता है।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने सूचना तकनीक की जो है यानी कि कंप्यूटर के 5 प्रश्नों की तरफ। 136 प्रश्न है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट जो है वो किया जाता है, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फाइल मेन्यू या रिव्यू मेन्यू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइल मेन्यू जो है प्रिंट के लिए जो मेन्यू है वो सेलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न 137 कह रहा है कि समग्र दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड जो है उसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही जो है वो प्रश्न है। प्रश्न पूछने का तात्पर्य है जैसे कि कंप्यूटर में ये सभी टेक्स्ट जो है वो लिखे हुए हैं और आपको एक साथ सभी को सेलेक्ट करना है, तो आपको इनमें से कौन से जो है वो कमांड का यूज़ करना होता है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ए, कंट्रोल एम या एल्टर ए। तो ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। जैसे कि कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, जिससे कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है वो जो है वो कट हो जाता है। कंट्रोल वी होता है, तो आप उसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से जहाँ से भी आपने जो कट किया है मैटर। तो इस टाइप से सभी जो है वो कमांड होते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न 138 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रोज एंड कॉलम्स ये जो है इसी आधार पर डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न 139 है कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, .doc, .exe, .xls या .ppt। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है वो पूछा गया है। जैसे कि कोई टेक्स्ट मैटर होता है तो उसका .txt होता है, तो उसी प्रकार जो है इसको पूछा गया है। बात करें उत्तर की, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .doc ये जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न 140 कह रहा है कि DAC जो है किसका संक्षिप्त रूप है, आपको फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। DAC जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये जो है DAC की जो है वो फुल फॉर्म होती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के 10 प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका 141 है, निम्नलिखित में से किस परामर्श में परामर्श की भूमिका प्रधान होती है, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, संग्रही परामर्श या ये सभी। तो कौन सा सही होगा, बात करें उत्तर की, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निर्देशात्मक परामर्श जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 142 कह रहा है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। तो सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाली जो भावनाएं हैं उसकी कोई भूमिका ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। चौथा ऑप्शन है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो कौन सा सही होगा, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि प्रेरणा और अधिगम यानी कि जो सीखना होता है उसके साथ जो भावनाएं होती हैं वो घनिष्ठ रूप से जो है वो जुड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि अधिगम के लिए कहीं ना कहीं जो प्रेरणा है उसकी अति आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति का जो संवेगात्मक है, संवेद या संज्ञानात्मक जो व्यवहार होता है उसको भी जो है वो प्रेरित करती हैं। तो कह सकते हैं कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये कथन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 है, एक प्रभावी जो कक्षा है उसमें बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, आप कह सकते हैं बिल्कुल लेते हैं। अगला, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी जो प्रत्याश्रमण योग्यता है उसका आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। नियमित रूप से परीक्षा आप कहेंगे नहीं होती है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका गलत होगा। और बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न 144 कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम या प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला है 145 की शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, या उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं वो निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो ये आपका ऑप्शन ज़्यादा सही होगा कि शिक्षार्थी तब तक जो है वो नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार जो है वो ना हो, या कह सकते हैं सीखने का प्रयत्न ही जो है वो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिज्ञासा होती है सीखने के लिए वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न 146 कह रहा है कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उसके विकास का अर्थ जो है वो इन चारों में से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो अंगीकरण जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 147 है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या जो व्यवहारिक जीवन है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो व्यवहारिक जीवन है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 148 कह रहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। सर्वांगीण विकास करना मानव व्यक्तित्व का, बुद्धि का सर्वांगीण विकास, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो जो उत्तर है उसका जो है वो चुनाव करना है। अगला प्रश्न 149 है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। किसका, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो सही होगा पहला आपका विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है वो सामाजिक जो मूल्य हैं उनको विकसित जो है वो किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट भी जो है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो से हम नया सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।